हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम स्कूल व्याख्याता की जो एग्ज़ाम होने वाली है जून में, उसके लिए देखिए फर्स्ट पेपर में जो शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट के क्वेश्चन आते हैं वो उसका फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है संकल्पना, कार्य और सिद्धांत। शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट, फंक्शंस और प्रिंसिपल्स। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज की वीडियो में आरपीएससी के द्वारा इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो मैंने लिए हैं और जो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लिए गए हैं। तो ये जो चैप्टर है वो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका क्लियर करवाया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिटेल वाइज मैंने आपको सभी पढ़ाया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आप भी डेडिकेटिवली इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय बहुत कम बचा है और ये जो सब्जेक्ट है, ये जो शैक्षिक प्रबंधन है, एजुकेशनल मैनेजमेंट है, ये स्कोरिंग मार्क्स इसमें मतलब अच्छे से नंबर आप ला सकते हैं अगर इसको ध्यान से पढ़ें तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है, पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हमें प्रबंधन की प्रकृति पता होनी चाहिए कि प्रबंधन की प्रकृति के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो बिल्कुल प्रबंधन एक कला है, एकदम सही है। प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, ये गलत हो जाएगा। प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान नहीं है, प्रबंधन एक कला है। प्रबंधन एक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान नहीं है। प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही है। प्रबंधन एक सामाजिक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये स्कूल व्याख्याता संस्कृत, जो स्कूल व्याख्याता हुई थी 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज के जो वीडियो में क्वेश्चन है वो आरपीएससी द्वारा किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप मतलब जिसमें भी शैक्षिक प्रबंधन जिस भी एग्जाम में आता है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिए। अब देखिए शैक्षिक जो प्रबंधन की प्रकृति है उसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, मैं आपको यही क्लियर करवा देती हूँ कि इसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के थ्रू सारे ही टॉपिक, सारे ही जो डिटेल्स हैं वो क्लियर करवाई जाएंगी। अब देखिए प्रबंधन एक कला है, बिल्कुल। ये अगर क्वेश्चन में कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए प्रकृति से रिलेटेड तो आप उसका आंसर डायरेक्टली कर सकते हैं। प्रबंधन जो है एक विज्ञान है, बिल्कुल। प्रबंधन कला है, विज्ञान है। अब देखिए थर्ड पॉइंट ये ही आ जाता है कि प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। तो ये आप में इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रबंधन एक कला भी है, प्रबंधन एक विज्ञान भी है। प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट है, प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्यपरक गोल ओरिएंटेड प्रक्रिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबंधन जो होता है वो बहुआयामी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रबंधन जो है निरंतर चलने वाली गतिशील और सतत प्रक्रिया है। तो देखिए प्रबंधन की प्रकृति से रिलेटेड मैं सारे ही आपको पॉइंट अभी बता रही हूँ। प्रबंधन व्यापक होता है, प्रिवेसिव होता है, प्रबंधन व्यापक होता है। तो ये प्रबंधन की प्रकृति मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समन्वय का अर्थ क्या होता है। तो देखिए समन्वय का अर्थ होता है प्रबंधन का सार ही समन्वय है। अभी किसने कहा था, क्यों कहा था, ये डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। अब समन्वय क्वेश्चन में पूछा है तो समन्वय की डिटेल यहाँ आपको जरूर आपको करवाई जा रही है। समन्वय का मतलब क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन समन्वय होता है, जिसे किसी भी संगठन में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्ति या फिर उसके जो उप विभाग हैं वो कार्यरत होते हैं। ऑब्वियसली होते हैं कुछ व्यक्ति या फिर उनके ऊपर जैसे उनके ऊपर जो विभाग है वो कार्यरत होता है। इन व्यक्तियों या उप विभागों की गतिविधियों में आपस में तालमेल स्थापित करते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। मतलब आप किसी विभाग में कार्य कर रहे हैं तो आप में और आपके जो ऊपर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उनमें आपस में तालमेल नहीं होगा, तब तक आप कार्य की जो प्राप्ति है वो नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आपस में कोऑर्डिनेशन, समन्वय होना बहुत ही जरूरी है।
तो यही समन्वय है। अब देखिए इस समन्वय को प्रबंधन का सार किसने कहा था? तो कुंटज महोदय के द्वारा प्रबंधन को समन्वय का सार कहा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब प्रबंधन का सार ही पूछा था तो किसके द्वारा कहा गया? तो कुंटज महोदय के द्वारा कहा गया। ये भी क्वेश्चन किस में पूछा गया था? स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग संस्कृत की जो हुई थी एग्जाम, उसमें 2020 और 2024 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कोर्ब में अक्षर डी का क्या मतलब होता है? अब आप सभी को पता है कि पोस्ट कोर्ब जो है लूथर गुलिक का, वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें डी पूछ लिया, किसी में पी पूछ लेते हैं, किसी में एस पूछ लेते हैं। तो पोस्ट कोर्ब है, उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। पोस्टकोर का मतलब क्या होता है? लूथर गुलिक ने इसका जो है इस सूत्र को प्रतिपादित किया था। अब डी का मतलब होता है निर्देशन यानी डायरेक्टिंग जो होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको पोस्ट कोर ये भी किस में पूछा गया था? संस्कृत शिक्षा में जो स्कूल व्याख्याता भर्ती हुई थी उसमें 2020 और 24 दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन। तो पोस्ट कोर का मतलब मैं आपको यहाँ देखिए, आप इसको नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। पोस्ट कोर की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए पी का मतलब होता है प्लानिंग यानी कि योजना का निर्माण करना। वहीं ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना। एस का मतलब होता है स्टाफिंग यानी नियुक्ति करना। वहीं डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग निर्देशन। सी ओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय स्थापित करना। प्रतिवेदन तैयार करना। आर का मतलब रिपोर्टिंग होता है, प्रतिवेदन तैयार करना। और लास्ट में बचता है बी, बी का मतलब होता है बजटिंग यानी बजट का निर्माण करना। तो ये पोस्ट कोप की फुल फॉर्म हो गई आपके सामने। तो ये आप ध्यान से आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है, पूछा है। तो देखिए हेनरी फ्यूल के द्वारा प्रबंधन के कार्य में समाहित कौन सा नहीं है? तो हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कार्य में बहुत से कार्य उन्होंने बताए थे। योजना का निर्माण करना बताया था, संगठन बताया था, समादेश बताया था, परंतु बजट निर्माण हेनरी फ्योल के द्वारा नहीं बताया था। लूथर गुलिक ने जरूर बजट निर्माण बताया था, बजटिंग बताई थी। तो इसमें राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देखिए ये भी क्वेश्चन ग्रुप ए का हुआ था, स्कूल व्याख्याता ग्रुप ए जो हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया था। अब देखिए फ्योल ने प्रबंध किए क्रियाओं को 5 तत्वों या कार्यों में विभाजित किया था, जिसे उन्होंने क्या पी ओ ट्रिपल सी के रूप में जाना जाता है। तो पी ओ ट्रिपल सी पोस्को लूथर गुलिक ने दिया था। पी ओ ट्रिपल सी दिया था किसके द्वारा? हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो ये हम देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पी का मतलब प्लानिंग होता है, नियोजन होता है, जो कि पोस्ट कोर में भी प्लानिंग दिया गया था। वहीं ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, ये भी किस में पोस्ट कोर में था, परंतु इसमें क्या कमांड होता है? सी का मतलब आदेश देना होता है, एक सी का मतलब कमांड होता है। ट्रिपल सी दिया गया है, एक सी का मतलब कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय होता है, और एक सी का मतलब होता है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। अब देखिए इसमें आपके सामने यही दिया गया है, योजना निर्माण दिया गया, संगठन समादेश, और लास्ट में बजट निर्माण। तो देखिए बजट निर्माण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हेनरी फ्योल के द्वारा नहीं दिया गया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है, पूछा है। तो शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित अगर देखें तो विद्यालय संगठन बिल्कुल शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। गतिविधियों की योजना या नियोजन भी शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। प्रणाली तंत्र का नियंत्रण भी शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए ये आपके सामने, क्योंकि ये डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक प्रबंधन के कितने महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब देखिए इसमें आपको विद्यालय नियोजन प्लानिंग दिया गया है, विद्यालय संगठन ऑर्गेनाइजेशन निर्देशन नियुक्ति करना, बजट बनाना, प्रणाली नियंत्रण, समन्वय, इनोवेशन, ऑब्जर्वेशन और सुपरविजन दिया गया है, कंट्रोल, इंटीग्रेशन दिया गया है, कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग, इवेल्युएशन, मोटिवेशन, डिस्क डिसीजन मेकिंग और ये सब भी देखिए ये शैक्षिक प्रबंधन के महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो इसको आप नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट या समूह सबसे उपयुक्त है, पूछा है। तो देखिए विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांतों में उपयुक्त सेट अगर देखें तो सहयोग होना चाहिए, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। तो बिल्कुल ये सभी जो हैं वो विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत के लिए सबसे उपयोगी, सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। सहयोग की भावना होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, लचीलापन उसमें होना चाहिए और साझा उत्तरदायित्व बहुत जरूरी है, वो आपस में होना चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन देखिए स्कूल व्याख्याता जो हुई थी 2018 में, उसमें पूछा गया था, ग्रुप बी में ये पूछा गया था, आई होप शायद ग्रुप में हाँ। शैक्षिक प्रबंधन के कई सिद्धांत हैं जो एक संगठित, प्रभावी और सकारात्मक शैक्षिक वातावरण बनाने में मदद करते हैं। ये सिद्धांत शिक्षा के प्रबंधन, प्रशासन और संसाधन के उचित उपयोग में सहायक होते हैं। तो देखिए शैक्षिक प्रबंधन है उसके जो सिद्धांत हैं उसमें ये सभी चीजें आवश्यक हैं। अभी देखिए सहयोग और संबंध में स्थापित करने का सिद्धांत इसमें होना चाहिए, निरंतर मूल्यांकन का सिद्धांत होना चाहिए, स्वायत्तता का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है, लचीलापन एवं साझा उत्तरदायित्व का सिद्धांत आता है, समय प्रबंधन का सिद्धांत आता है, लक्ष्य निर्धारण तथा योजना निर्माण का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए यही क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। अभी अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। तो विद्यालय प्रबंधन का जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत है वो सहभागी उत्तरदायित्व पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये HM 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? तो देखिए शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है वो शिक्षक केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्तावादी जो स्तर है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्कूल व्याख्याता 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए मोस्टली क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके कि तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए स्कूल व्याख्याता 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए एक अध्यापक शिक्षा प्रबंधन के माध्यम से एक अध्यापक का ये दायित्व होता है कि वो विद्यार्थियों को किस योग्य बना सके, वे अच्छा व्यवसाय कर सके, वे अच्छे अंक ग्रेड परीक्षा, तो ग्रेड सिस्टम तो बिल्कुल इसके अंतर्गत आएगा ही नहीं, वे ज्ञान प्राप्त कर सके और पूर्व ज्ञान पूर्व से प्राप्त नहीं था तो ये भी नहीं होगा, वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अध्यापक का ये दायित्व होता है मॉनिटरिंग प्रक्रिया के दौरान वे विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके कि वे देश के एक उपयोगी नागरिक बन सके, देश के लिए कुछ ना कुछ वो अच्छे कार्य कर सके। अगला प्रश्न है, नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हेनरी फ्योल ने कौन से सिद्धांत सुझाए हैं? तो देखिए हेनरी फ्योल ये स्कूल व्याख्याता संस्कृत की जो स्कूल व्याख्याता हुई थी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हेनरी फ्योल के द्वारा कौन से सिद्धांत सुझाए गए थे? तो हेनरी फ्योल ने पारिश्रमिक सिद्धांत बताया था, श्रम का विभाजन भी बताया था, उसी के साथ में नियंत्रण का विस्तार नहीं बताया था, अनुशासन बताया था, आदेश की एकता भी हेनरी फ्योल के द्वारा बताई गई थी। तो इसमें सी को छोड़ करके A B D E ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए ये हेनरी फ्योल का जो सिद्धांत है वो मैं आपको बता देती हूँ। हेनरी फ्योल ने टोटल कितने सिद्धांत बताए थे, तो टोटल हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत बताए थे। तो 14 सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत बताए थे? पहला इन्होंने बताया था कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क बताया था। ये हेनरी फ्योल के जो 14 सिद्धांत हैं प्रबंधन से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अधिकार एवं दूसरा अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा सिद्धांत बताया था। वहीं तीसरा इन्होंने डिसिप्लिन बताया था, अनुशासन बताया था। फोर्थ नंबर पे इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता बताई थी। फिफ्थ नंबर पे बताया था निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट उन्होंने व्यक्तिगत हित की तुलना में संबंधित को महत्व यानी सुपर सुपरडिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट बताया था। यानी व्यक्तिगत हित की तुलना में हित की तुलना में जर्नल इंटरेस्ट बताया था। वहीं पारिश्रमिक यानी रिम्यूनरेशन बताया था। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया था? केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन बताया था। स्केलर चेन बताई थी, स्केलर श्रृंखला बताई थी, ऑर्डर व्यवस्था बताई थी। तो देखिए ये 14 सिद्धांत हैं हेनरी फ्योल की, आपको याद रखने हैं, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। इक्विटी बताई थी, समता बताई थी, कार्मिकों के काल का स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी ऑफ टिन्योर ऑफ पर्सनल ये बताया था। पहल यानी इनिटेशन बताया था। सहयोग की भावना, एस्पिरिट दे कॉर्प्स बताई थी। तो ये हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत सुझाए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हेनरी फ्योल ने कौन सी विचारधारा प्रतिपादित की थी? तो प्रशासनिक प्रक्रिया जो विचारधारा है वो हेनरी फ्योल की है, एकदम सही है। लूथर गुलिक के द्वारा शास्त्रीय विचारधारा दी गई थी। लूथर गुलिक के साथ में उर्विक भी इसमें महत्वपूर्ण थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही प्रतिमान दिया था, ये भी एकदम सही है। एल्टन मेयो व्यवहारवादी विचारधारा, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। एल्टन मेयो ने व्यवहारवादी विचारधारा नहीं दी थी। एल्टन मेयो का संबंध किससे है? तो प्रशासनिक चिंतन थे, और इनका संबंध जो है वो इस विचारधारा से मानव संबंध विचारधारा से संबंधित है। एल्टन मेयो ना कि व्यवहारवादी विचारधारा से। एल्टन मेयो मानव संबंधी विचारधारा से जुड़े हुए प्रशासनिक चिंतक हैं। इस विचारधारा का मौलिक उद्देश्य श्रमिकों के उत्पादन एवं संतुष्टि पर भौतिक और यांत्रिक कारकों के प्रभाव का परीक्षण करना था, एल्टन मेयो द्वारा। वहीं व्यवहारवादी विचारधारा किसके द्वारा दी गई थी? तो व्यवहारवादी विचारधारा चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दी गई थी। तो दोनों ही पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। मानव संबंध विचारधारा दी गई थी एल्टन मेयो के द्वारा, वहीं व्यवहारवादी विचारधारा दी गई थी चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। परंतु व्यवस्थित रूप से अगर देखें व्यवहारवादी विचारधारा का विकास, तो हर्बर्ट साइमन के द्वारा इसका व्यवस्थित रूप से विकास किया गया था। तो दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। व्यवहारवादी विचारधारा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा सॉरी। वहीं व्यवस्थित रूप से इसका विकास हर्बर्ट साइमन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्थोन प्रयोग का संबंध किस विचारधारा से है? तो देखिए हार्थोन प्रयोग का संबंध है वो मानव संबंध विचारधारा से है। मैंने आपको अभी बताया है मानव संबंध विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है। आप भी देखिए कमेंट बॉक्स में बताने की जरूरत नहीं है, आप जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे आप पता चलता है कि आपको कितना आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। तो मानव संबंध विचारधारा किसने दी? एल्टन मेयो के द्वारा दी गई थी। मेयो और उनके साथियों के द्वारा हार्थोन प्रयोग किया गया था। मानव संबंध विचारधारा के आधारशिला मानकर मानव संबंध विचारधारा दी गई थी एल्टन मेयो और उसके सहयोगियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो देखिए अभिप्रेरणा का द्विकारक जो सिद्धांत है वो हजबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
नेक्स्ट है मानसिक क्रांति का संबंध किस विचारधारा से है। तो देखिए मानसिक क्रांति का संबंध जो है वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा से है। मानसिक क्रांति का संबंध अब जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत क्रांति है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है, विचारधारा है, वो किसके द्वारा दी गई। तो F.W. टेलर के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा दी गई थी। इस शब्द का अगर पहली बार प्रयोग देखें तो 1910 में लुई डी ब्रिडेस के द्वारा इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था, वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें व्यक्तियों से संगठन में क्या कराना चाहते हैं हम, और ये देखने की वह सबसे उचित और सस्ते ढंग से कार्य कैसे करते हैं, वही वैज्ञानिक प्रबंधन है। मतलब अगर वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब क्या होता है कि किसी भी संगठन में व्यक्तियों से किस तरीके से कार्य करवाया जाए और सस्ते ढंग से यानी कम खर्चे में अधिक कार्य करवाना ही वैज्ञानिक प्रबंधन होता है, सही तरीके से करवाना। अब मानसिक क्रांति क्या होती है वैज्ञानिक प्रबंधन में। मानसिक क्रांति से संबंध क्या होता है कि संगठन में कार्मिकों और मालिकों के परंपरागत दृष्टिकोण से इससे संबंधित होता है। जैसे कि मालिक क्या चाहता है, काम ज्यादा हो और मजदूरी कम मिले, वही श्रमिक क्या चाहता है कि काम तो कम करे लेकिन मजदूरी ज्यादा मिलनी चाहिए। तो यही मानसिक क्रांति है, इसमें परिवर्तन लाना ही वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा है। मानसिक क्रांति से संबंध यही होता है कि जो मालिक होता है वो ज्यादा काम करवाना चाहता है और मजदूरी कम देना चाहता है, वहीं श्रमिक जो है वो काम कम करना चाहता है और मजदूरी अधिक प्राप्त करना चाहता है। यही वैज्ञानिक प्रबंधन में मानसिक क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन के सिद्धांत के अनुसार कार्यों का विभाजन किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है। तो प्रबंधन में के सिद्धांत के अनुसार कार्य का विभाजन है वो कार्यों का विभाजन और विशेषता का सिद्धांत पर आधारित होता है। कार्यों का विभाजन किस पर, कार्यों का विभाजन और विशेषता के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला है, प्रबंधन में कौन से कार्य को नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग कहा जाता है। तो प्रबंधन में नियंत्रण या कंट्रोलिंग किसे कहा जाता है, कार्यों का सही समय पर निष्पादन करना नहीं, लक्ष्य के अनुसार कार्य को निर्धारित करना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना या फिर कार्यों का निगरानी करना और आवश्यक सुधार करना। तो बिल्कुल कंट्रोलिंग का मतलब यही होता है कि कार्यों पर निगरानी रखना और जरूरत पड़ने पर उसमें सुधार करना ही कंट्रोलिंग होता है। अगला है, शैक्षिक प्रबंधन में प्रेरणा यानी मोटिवेशन का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए मोटिवेशन जब तक किसी के पास नहीं होता व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। तो शैक्षिक प्रबंधन में मोटिवेशन जो है वो बहुत ही जरूरी है। छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डालना बिल्कुल गलत हो जाएगा। दबाव देखिए आप इसको समझ के भी कर सकते हैं, किसी भी चीज में दबाव डालना तो कहाँ सही होगा, बिल्कुल गलत होगा। शिक्षक और कर्मचारियों को उनके कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल एकदम सही यही हो जाएगा। जब तक किसी के पास मोटिवेशन नहीं होगा व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा। किसी भी शिक्षक कर्मचारी या फिर आप स्टूडेंट को भी देखें, अगर हम मोटिवेट नहीं करेंगे तो कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी कक्षा में बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं तो आप उसको अगर डिमोटिवेट करेंगे कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो बच्चा जैसा आता है वो भी नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको मोटिवेट करेंगे कि बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छे से ट्राई करो, आपके और अच्छे नंबर आएंगे, तो बच्चा मोटिवेट होगा और आगे जब भी उसकी एग्जाम होगी वो उसमें अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी कर रहे हैं, आपके पास मोटिवेशन ही नहीं है कि मुझे ठीक है पास हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो ठीक है, तो आप नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल पास नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मोटिवेट होकर मोटिवेशन के आप अच्छे से हैं कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे नौकरी लेनी है, तो आप पढ़ाई भी ध्यान से करेंगे और आप एग्जाम फाइट जरूर करेंगे, क्योंकि ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो एग्जाम फाइट होगी। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है शैक्षिक प्रबंधन या किसी भी क्षेत्र में है। तो कर्मचारियों और शिक्षकों को कार्य करने प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना ही मोटिवेशन है। अगला है, शैक्षिक प्रबंधन में नवाचार यानी इनोवेशन क्या उद्देश्य क्या होता है। अब देखिए नवाचार इनोवेशन आज के जमाने में बहुत ही जरूरी है। केवल पारंपरिक तरीकों को लागू करना नवाचार नहीं हो सकता। शिक्षा में नए तरीके और तकनीकों का प्रयोग करना बिल्कुल ये सही हो जाएगा।
शिक्षा के क्षेत्र में आजकल नई नई टेक्निकें अपनाई जा रही हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लोग लेकर आ रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ किया जा रहा है ब्लैक बोर्ड की जगह, वाइट बोर्ड की जगह। तो ये जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, इनोवेशन जो नए नए हो रहे हैं, उससे शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। तो ये शैक्षिक प्रबंधन में नवाचार जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा में नए तरीके और तकनीकों का प्रयोग करना नवाचार होता है। शिक्षा में इनका प्रयोग बहुत ही ज़रूरी है। अगला है हेनरी फ्योल के 14 प्रबंध सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत संगठन के उच्च स्तर के नियंत्रण और निर्णय लेने की प्रक्रिया को समर्थन देता है। अब देखिए हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत मैंने आपको पीछे बताए हैं। आई होप आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा, नोटबुक में नोट डाउन जरूर किया होगा। तो हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत बताए थे प्रबंधन के। उसमें संगठन में उच्च स्तर के नियंत्रण और निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो कौन से सिद्धांत का समर्थन करता है? तो वो देखिए करता है एकता के सिद्धांत, यूनिटी ऑफ कमांड जो है उस सिद्धांत का समर्थन करता है। उच्च स्तर के निर्णय और नियंत्रण करने की प्रक्रिया। अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि एकता का सिद्धांत, आप इसे कह सकते हैं आदेश की एकता इसे कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि संगठन में एक कर्मचारी अपने से केवल एक उच्च अधिकारी के आदेश प्राप्त करे और उसके प्रति उत्तरदायी रहे। मतलब व्यक्ति कार्य कर रहा है, उससे ऊपर लेवल का जो अधिकारी है उसके आदेश प्राप्त करे और उसके प्रति उत्तरदायी रहे। हेनरी फ्योल ने कहा कि आदेश की एकता सिद्धांत का उल्लंघन अगर हो जाता है तो सत्ता निर्बल हो जाती है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है और व्यवस्था है वो भंग हो जाती है और उसका स्थायित्व संकट में पड़ जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को अपने से ऊपर लेवल का जो अधिकारी है उसके आदेश प्राप्त करने चाहिए और उसके आदेशों को मानना चाहिए, तभी यूनिटी ऑफ कमांड बनता है, तब भी व्यक्ति अच्छे तरीके से कार्य कर पाता है। नेक्स्ट है स्पिरिट दो डी कोप्स का संबंध है। अब देखिए ये भी मैंने आपको बताया है, स्पिरिट और डी कोप्स किसके द्वारा दिया गया था, आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो ये किसका संबंध किससे है? स्पिरिट डी कोप्स का एकता में शक्ति से संबंधित है। स्पिरिट डी कोप्स यानी एकता में शक्ति से संबंधित, इसका संबंध किससे है? तो ये भी हेनरी फ्योल ने जो 14 सिद्धांत बताए थे उनमें आता है। इसका तात्पर्य है कि संगठन में जो कर्मचारियों के बीच सामंजस्य और एकता से इसका संबंध होता है। आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना इस संगठन की शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रबंधकों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सहयोग प्राप्त करना चाहिए और सभी को एक साथ लेकर टीम के रूप में कार्य करना चाहिए। बिल्कुल टीम बनाकर कार्य करना चाहिए, तभी मतलब उस चीज को करने में भी मजा आता है और वो चीज हमें प्राप्त भी हो जाती है। एक साथ लेकर एक टीम के रूप में कार्य करना चाहिए। पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेतु एक और आदेशों में एक रूपता रखनी होगी और दूसरी ओर फूट डालो राज करो की जो भावना है उसको हमें त्याग करना होगा, तभी ये जो है एकता में शक्ति स्पिरिट दी कॉप्स लागू होती है। तो साथ मिलकर आप जब नौकरी लग जाएंगे तो अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर आपको काम करना है, ये ध्यान में रखना है। अगला है एक कार्मिक को केवल एक ही बॉक्स में निर्देश प्राप्त होने चाहिए। इस कथन का संबंध किससे है? तो देखिए एक कार्मिक को केवल एक ही बॉक्स में निर्देश प्राप्त होना चाहिए, ये दिया गया था हेनरी फ्योल के द्वारा। ये सिद्धांत दिया गया था कि एक कार्मिक को एक ही बॉक्स में निर्देश प्राप्त होने चाहिए। अलग अलग में देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाता है। अगला है शैक्षिक प्रबंधन में उत्तरदायित्व और जवाबदेही किसे सुनिश्चित करती है? तो देखिए शैक्षिक प्रबंधन में उत्तरदायी और जवाबदेही है वो सभी कार्यों के प्रति जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो शैक्षिक प्रबंधन में मूल्यांकन का उद्देश्य आप सभी को पता है कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। कि जब तक मूल्यांकन किस लिए किया जाता है कि साल भर बच्चे या शिक्षक ने किस तरीके से इसमें सुधार किया। तो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना मूल्यांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है और मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया में बहुत ही आवश्यक है।
अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत सभी के विचारों और सहभागिता पर जोर देता है? तो लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है वो सभी के विचारों और सहभागिता पर जोर देता है। सभी को स्वतंत्रता होती है अपने विचारों और सिद्धांतों को लागू करना, अपने सिद्धांतों और विचारों को दूसरों के सामने रखना। तो ये देखिए हमारे शैक्षिक प्रबंधन मतलब कि एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट के ये प्रश्न थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसमें कि शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना, उसके कार्य और उसके सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसमें काफ़ी सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। करंट अभी 2024 में जो संस्कृत शिक्षा विभाग में एग्जाम हुई थी स्कूल व्याख्याता संस्कृत की, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ग्रुप ए में, किसी ग्रुप बी में। तो सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा और क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको पूरा चैप्टर क्लियर करवा दिया है। हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं। लूथर गुलिक का पोस्ट कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको ध्यान से देखा होगा और ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आगे ऐसी ही वीडियो अगर आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसको कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है, तो देखिए आप अगर वीडियो देखेंगे ही नहीं तो इसमें आपको भी पता है कि मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।